वो है शिक्षा के प्रकार, जिसको हम टाइप ऑफ एजुकेशन कहते हैं। देखिए, शिक्षा को वैसे तो कई भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कई भागों में क्लासिफाइड किया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ मुख्य भाग हैं, जो मुख्य उसका आधार है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। कौन कौन सी मुख्य बातें उसमें ध्यान रखने वाली है, उसको फोकस में रखते हैं। थोड़ा सा और जान लेते हैं कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। वैसे मैंने शिक्षा के अर्थ पर एक वीडियो बनाया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। उसमें जो मुख्य परिभाषाएं हैं, शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा के बारे में किसने किसने क्या क्या अपनी राय प्रस्तुत की, वो सारा उसमें लिखा हुआ है, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। तो थोड़ा सा उससे संबंधित इसमें भी मैं चर्चा करने के लिए रख चुका हूँ मैटर। तो आइए देखते हैं क्या है कि शिक्षा के लिए प्रयुक्त जो अंग्रेजी शब्द एजुकेशन है, उस पर विचार करें तो उसका भी सेम ही अर्थ है। एजुकेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है। पहला है एजुकेटम, दूसरा है एजुकेयर और तीसरा है ई प्लस ड्यूको। तो मैं आपको बता दूं, जो एजुकेटम है उसका मतलब होता है शिक्षण कार्य, ठीक है। और जो दूसरा है एजुकेयर, देखिए कहीं कहीं पे एजुकेयर लिखा होता है, कहीं कहीं पर एजुसियर भी लिखा होता है, तो दोनों का जो मतलब है लगभग एक ही है। तो एजुशियर हो या एजुकेयर हो, दोनों सही होंगे। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है विकसित करना, यानी कि डेवलप करना। आजकल जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो है ई प्लस ड्यूको, जिसमें ये पूछ लिया जाता है ई का क्या मतलब है, ड्यूको का क्या मतलब है। तो ई का मतलब होता है इनर, यानी कि अंदर की ओर, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो अंदर की ओर आगे बढ़ना, तो आपको नहीं बढ़ना है, बढ़ना है ज्ञान को। जब आप जितना सीखेंगे उतना ही ज्ञान आपके अंदर की ओर बढ़ेगा, इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो शिक्षा का अर्थ सीधी सी बात है प्रशिक्षण, संवर्धन और पथ प्रदर्शन करने का कार्य है। इस प्रकार एजुकेशन का सर्वमान्य अर्थ हुआ बालक की जन्मजात शक्तियों या गुणों को विकसित करके उनका सर्वांगीण विकास करना। तो शिक्षा एक व्यापक अर्थ भी है, संकुचित अर्थ भी है। जिसको मैंने बताया था कि व्यापक अर्थ वही होता है जहाँ कोई लिमिट नहीं होती है, हर चीज हर तरीके से, समाज से, दुनिया से हम क्या सीख रहे हैं। वहीं संकुचित अर्थ ये होता है कि हम विद्यालय में जाके निश्चित विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो खैर, अब हम बात करते हैं, आपको मुद्दे पे ले आते हैं कि व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के 3 रूप हैं, जिनको आपने अच्छे से पढ़ा होगा। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। प्रश्न तो बहुत डीपली पूछ लिए जाते हैं कि आखिर क्या है, तो आप कंफ्यूजन में चले जाते हैं कि आखिर यहाँ पर मुझे क्या लगाना चाहिए। तो मैं आप इन तीनों को आपको बिल्कुल जो कंफ्यूजेबल पॉइंट्स हैं उनको भी दूर कर दूंगा। मेरी कोशिश फिलहाल यही रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं औपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक शिक्षा का तात्पर्य उस शिक्षा से है जो जानबूझकर दी जाती है। जानबूझ कर देना है ना। वैसे जानबूझकर शब्द थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या जबरदस्ती देने वाली, हाँ, तो जबरदस्ती शब्द भी हाँ प्रयोग कर सकते हैं। औपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो होता है वो विद्यालय होता है। आपने देखा होगा ना कि विद्यालय में जो छोटे से बच्चे होते हैं उनको घसीट के स्कूल ले जाया जाता है। कुछ बच्चे अपने आप चले जाते हैं, कुछ बच्चे घसीट के ले जाए जाते हैं। क्यों? कि नहीं, तुमको तो पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना पड़े। क्यों? क्योंकि शायद उनको ये पता नहीं होता कि ये जो पढ़ाई है ये आगे चलकर उनका जो इस समय जो बेस है उस वो अगर मजबूत नहीं होगा तो आगे वो कमजोर हो जाएंगे। तो ये काम तो माता पिता ही कर सकते हैं। तो माता पिता उनको घसीट के, जबरदस्ती धकेल के बस में बैठालते हैं, स्कूल छोड़ते हैं। तो ये खैर आपने आसपास या अपने घर में भी देखा होगा। तो ये एक प्रकार की औपचारिक शिक्षा हो गई। आगे लाइन लिखी हुई है, विद्यालय द्वारा ही मातृभाषा, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है, जो कि औपचारिक शिक्षा है। देखिए, ये जो लाइन लिखी हुई है ये मैंने किसी प्रश्न से उठाई है कि विद्यालय द्वारा जो मातृभाषा, विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास की जो शिक्षा दी जाती है किसमें आती है। तो मैंने इसमें पॉइंट में इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, विद्यालय और एक डिग्री कॉलेज में अंतर रखिएगा, एक स्कूल और कॉलेज में अंतर हमेशा रखिएगा। जो स्कूल है उसमें 99.99% मतलब कोई परसेंटेज की कमी नहीं रह गई, उसमें आपको फॉर्मल एजुकेशन ही मिलेगी, ठीक है। और जो डिग्री कॉलेज होते हैं उसमें थोड़ी सी परिभाषा बदल जाती है, कई तरीकों से वहां पर एजुकेशन की व्यवस्था होती है। यहाँ विद्यालय की बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा, विद्यालय में हमेशा औपचारिक शिक्षा की ही व्यवस्था होती है।
आगे देखते हैं, औपचारिक शिक्षा को प्रदान करने के लिए नियमित रूप से अभिकरण स्थापित होते हैं और पाठ्यक्रम बनाया जाता है। अभिकरण मतलब प्लानिंग होती है, एक तरीका बनाया जाता है कि भाई इसी तरीके से हम अपने पाठ्यक्रम को, अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। और पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सुनियोजित कार्यक्रम बनाए जाते हैं जिसके आधार पर बालक शिक्षा ग्रहण करता है। अंत में छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। निजी ट्यूशन के द्वारा भी औपचारिक शिक्षा दी जाती है। ये भी प्रश्न एक जगह से मैंने उठाया है कि निजी ट्यूशन किसके अंतर्गत आएगी। तो निजी ट्यूशन का भी एक प्लान होता है कि आप मान लीजिए किसी कोचिंग में जाते हैं तो उसकी भी एक नियमावली है, किस तरीके से आप जाओगे, क्या क्या पढ़ोगे, उसमें क्लास का टाइमिंग होगा, हर चीज की टाइमिंग होती है। ये टाइमिंग से मुझे एक बात याद आई कि जो फॉर्मल एजुकेशन होती है, इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें हमेशा आपको एक टाइम टेबल जरूर मिलेगा। अगर टाइम टेबल है तो औपचारिक शिक्षा होना जरूरी है, क्योंकि टाइम टेबल है तो आप उसी आधार पे सब कुछ कर सकते हैं। टाइम टेबल नहीं है तो और चीजें आ जाएंगी, वहां पर औपचारिक शिक्षा नहीं होगी। तो टाइम टेबल है तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मल एजुकेशन भी है। आगे है कि औपचारिक शिक्षा वो है जिसको पूर्व आयोजन, नियोजन व संप्रत्ययशील उपायों से प्रदान किए जाते हैं। पूर्व आयोजित, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, पूर्व आयोजित मतलब पहले से डिसाइड होता है कि हमें क्या करना है ना, प्री डिसाइडेड आप इसको कह सकते हैं। और ध्यान ये भी रखने वाली चीज है कि जो चीज आप पहले से बना चुके हैं, जैसे विद्यालय है, मान लीजिए अप्रैल में एक नया सेशन शुरू होगा तो उनको एक पूरी टाइमिंग पता है कि कब कब कितनी कितनी क्लास होनी चाहिए, कितने बजे से होनी चाहिए, कितने टाइमिंग तक होनी चाहिए। देखिए टाइम टेबल हर बात पे आ रहा है मेरी बात में, तो औपचारिक शिक्षा वहां पर यूज हो रही है। तो पूर्व आयोजित होते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रश्न में था कि पूर्व आयोजित जो शिक्षा होती है वो किससे संबंधित होती है। तो पूर्व आयोजित का मतलब प्री डिसाइडेड, जो कि औपचारिक शिक्षा होगी। आगे बात हो रही है औपचारिक शिक्षा के लिए उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों का भी सुनिश्चित आयोजन किया जाता है। देखिए क्या उद्देश्य है, पाठ्यक्रम क्या है, शिक्षण विधियां कहाँ कहाँ पर, मान लीजिए इतिहास पढ़ाया जा रहा है तो वहां पर कौन सी शिक्षण विधि यूज होगी, मैथ में कौन सी होगी, अगर हिंदी या कोई भाषा पढ़ाई जा रही तो वहां क्या होगा। तो ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड हो जाती हैं। औपचारिक शिक्षा व्यवस्थित रूप से प्रदान की जाती है। वैसे यहाँ पर थोड़ा सी मुझे कंफ्यूजन है, व्यवस्थित तो कई चीजें भी होती हैं, लेकिन औपचारिक शिक्षा का जो व्यवस्थितीकरण है, मतलब जो सिस्टम है, वो बहुत ज्यादा रूल में होता है, और भी जो शिक्षाएं हैं उसमें इतना रूल फॉलो नहीं किया जाता है, ठीक है। आखिरी में कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। तो ये शिक्षा स्कूलों के द्वारा प्रदान की जाती है, तो स्कूल जहां भी होंगे वहां औपचारिक शिक्षा होगी। औपचारिक शिक्षा में सुनियोजित व्यवस्था की आवश्यकता होती है। सुनियोजित मतलब पहले से क्या क्या डिसाइड किया जा चुका है। तीसरा है औपचारिक शिक्षा अप्राकृतिक, कृत्रिम व जटिल होती है। तो अप्राकृतिक का मतलब ऐसा नहीं है जो गलत तरीके से हो रहा हो, यह कहने का मतलब है कृत्रिम तरीके से होती है। जो रूसो ने कहा था कि प्रकृति ही सिखाएगी, तो वो चीज यहाँ पर नहीं है, जटिल होती है। आगे बात हो रही है औपचारिक शिक्षा बहुत ही कष्ट साध्य है तथा परिश्रम चाहती है। देखिए कष्ट साध्य का मतलब होता है कि पेनफुल है, मतलब जैसे मैंने अभी बताया था कि बच्चों को खींच के ले जाया जा रहा है। अब अगर उनको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है इसीलिए तो वो नहीं जा रहे हैं, वो घर पर पढ़ना चाहते हैं, आप उसको घर पर भी पढ़ा सकते हैं। तो घर पे पढ़ने वाली शिक्षा भी एक शिक्षा ही तो हुई। लेकिन औपचारिक शिक्षा में जो रूल्स है, भले आपको पसंद आए या ना आए, आपको लेना है। जो आज इंडिया में रूल बन चुका है कि आपको डिग्री मिलनी ही मिलनी चाहिए। लोग आपसे पूछेंगे कितना पास कर लिया, कौन सी क्लास में हो, तो कौन सी क्लास का अगर एक रूल बना हुआ है तो वो औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। इसीलिए मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया में इस समय फॉर्मल एजुकेशन का काफी महत्व है, क्योंकि ये एक रूल के हिसाब से चलती है आगे, है ना। कोई चीज अगर आप 10th में हो या आप 11th में हो या आप डिग्री में कर रहे हो, तो आप उसका एक मेजरमेंट बन जाता है कि हाँ आपको इतनी चीज तो पता ही होगी। लोग कहते हैं कि अभी तुम 12th में हो, ये इतना नहीं जानते हो। ये सब चीज एक स्टैंडर्ड भी डिसाइड कर देती है। तो फॉर्मल एजुकेशन फिलहाल बहुत जरूरी है, इसके अपने अलग महत्व हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी जो एजुकेशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं अनौपचारिक शिक्षा की। देखिए औपचारिक साधनों के द्वारा जो शिक्षा प्राप्त होती है वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है, और जो शिक्षा अनौपचारिक साधनों के द्वारा प्राप्त होती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इतनी परिभाषा तो आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सिंपल सी लाइन है। अब मुद्दा यहाँ पे यह आता है कि
जो औपचारिक यानी फॉर्मल हमारे साधन है, जो मैं कह रहा हूं कि किस तरीके से हो रहा है यहाँ पर, तो मैंने सीधी सी बात बोली, औपचारिक साधन वो कौन कौन से हो सकते हैं, यही यहाँ पर मेन बात है। तो चलिए आगे देखते हैं। वह शिक्षा जिसकी योजना नहीं बनाई जाती, ना ही निश्चित उद्देश्य होते हैं, ना ही पाठ्यचर्या यानी कि पाठ्यक्रम भी कोई नहीं होता है, ना ही शिक्षण विधियां हैं, आकस्मिक रूप से सदैव चलती रहती हैं, उन्हें अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और इस प्रकार की शिक्षा मनुष्य के जीवन भर चलती है। आपने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद आप विद्यालय को छोड़ दीजिए, अपनी कोचिंग को छोड़ दीजिए, अपने जो कोर्सेज हैं उनको भी छोड़ दीजिए, आपने बाकी जिंदगी में कुछ सीखा या नहीं? अगर आप कहेंगे नहीं, तो ये बिल्कुल गलत है। आपने सीखा है, क्योंकि सबसे बड़ी जो शिक्षा होती है, जिसका रूप ब्रॉड होता है, व्यापक होता है, वो होती है अनौपचारिक शिक्षा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी शिक्षा है जिसका उद्देश्य सबसे ज्यादा व्यापक हो, तो इन तीनों शिक्षा में अनौपचारिक शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सबसे ज्यादा व्यापक होता है। क्योंकि अगर आप सामाजिक नहीं है, मान लीजिए समाज में क्या कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और अगर आप सामाजिक ही नहीं रह गए तो आप बाकी जो शिक्षाएं हैं उनके महत्व को भी घटा देंगे, खत्म कर सकते हैं। आगे चलते हैं। परिवार एवं समुदाय में रहकर जो हम सीखते हैं, उसमें से वह सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है अनौपचारिक शिक्षा में आता है। समझ गए ना? मैंने अभी समाज की बात की थी, परिवार, तो परिवार क्या होता है? समाज की इकाई कहलाता है। तो अगर हम परिवार की भी परिभाषा जानना चाहें तो आप क्या कहेंगे? परिवार की एक परिभाषा क्या हो सकती है, बताइएगा आप लोग। मैं बताने जा रहा हूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपकी परिवार की भाषा सही है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा। परिवार वो होता है जिसमें एक पति और एक पत्नी होती है। मतलब एक पति पत्नी परिवार की सबसे छोटी इकाई है। मतलब ये नहीं कह सकते आप कि खाली एक आदमी है तो वो एक परिवार नहीं है। सबसे छोटी इकाई होती है पति और पत्नी, उसके बाद उनके बच्चे, उनके माता पिता या उनके भाई बहन, वो सब बढ़ता चला जाता है, लेकिन सबसे छोटी इकाई होती है पति और पत्नी। बाद में देखते हैं कि उसमें वह सब जो समाज हमें सिखाना चाहता है अनौपचारिक शिक्षा में आता है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि मनुष्य के व्यक्तित्व का 3/4 निर्माण उसके पहले 5 वर्षों में हो जाता है, और इन वर्षों में शिक्षा प्रायः अनौपचारिक रूप से चलती है। जो मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि 3/4, मतलब अगर आपकी जिंदगी का एक सर्किल बना दिया जाए तो 3/4 का मतलब लगभग आपने 3 का 4th कर दिया, लगभग इतना, ठीक। तो ये चीज आप पहले ही डिसाइड हो चुकी है कि आप जिंदगी में क्या करेंगे। मतलब आपकी जिंदगी का जो ज्यादा से ज्यादा पार्ट है वो आप अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग के 5 वर्षों में ही पूरा कर लेते हैं। मैं उस मनोवैज्ञानिक का नाम भी बता देता हूं, उनका नाम था फ्रायड, जिन्होंने ये लाइन बोली है। लेकिन मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 5 वर्षों में मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चा बनना चाहता है वो बन जाता है। लोग 20-22 साल तक जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं। उनकी मोटिवेशनल स्टोरी भी आप सुन लीजिए कि लोग ने 25-25 साल जिंदगी में कुछ नहीं किया और एकदम से वो ऐसा काम कर जाते हैं जो जिंदगी क्या उनको दुनिया याद रखती है ना। तो शायद उनका कहना ये हो कि वो जो सामाजिक बातें हैं, जो मेंटल एक स्टेटस होता है, उसकी बात हो रही हो कि वो कैसा सामाजिक प्राणी बन सकता है। फिलहाल अब उन्होंने कहा है तो याद रखिएगा। आगे चलते हैं। विद्यालयों में बालक केवल कुछ ही विषयों का ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। अच्छी बात है। पढ़ना लिखना या ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। शिक्षा विस्तृत और व्यापक है। जो मैंने भी बताया था, जो सबसे व्यापक शिक्षा है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। हम अपने अच्छे और बुरे अनुभवों और ज्ञानेंद्रियों के अनुभव से शिक्षा ग्रहण करते हैं। शिक्षा सभी प्रकार के अनुभवों का योग है जिसे मनुष्य अपने जीवन काल में प्राप्त करता है। तो इस लाइन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे सीधी सी बात आपको समझना है कि जो अनौपचारिक शिक्षा है वो विद्यालय को छोड़कर जो भी आप सीख रहे हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप कभी किसी समस्या में फंस जाते हैं, आप कहीं जाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके पास काफी कम पैसे हैं और आपको बहुत इमरजेंसी जाना है, तो उस समय आपकी वो जो पढ़ाई है वो काम नहीं आती है। आपको लगता है कि इस समय मुझे अपनी समस्या का हल निकालना है, मैं कौन सी बस से जाऊं, किससे मिलूं, कैसे ये डेस्टिनेशन पूरा कर लूं अपना।
तो ये चीजें भी आपको अपनी ज्ञानेंद्रियों अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा, अनुभवों से सोचना पड़ेगा। हो सकता है इससे पहले भी आपके साथ ऐसा हो चुका हो, तो ये सब विद्यालयों में तो नहीं सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित होती हैं। बात करते हैं कुछ विशेषताओं की कि अनौपचारिक शिक्षा के लिए किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे विद्यालयों में आवश्यकता पड़ती थी कि भाई हमें एक आवश्यकता है किसी चीज की, भवन होना चाहिए, विद्यालय का एक बिल्डिंग होनी चाहिए, कुछ भी नहीं। मतलब आप जो भी जिंदगी में जी रहे हैं वो प्रकृति आपको सिखा रही है, माहौल आपको सिखा रहा है, समाज आपको सिखा रहा है। सेकंड नंबर पे है अनौपचारिक शिक्षा स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक होती है। तो ये एक प्रश्न से मैंने उठाया है, कौन सी शिक्षा स्वाभाविक, सरल और प्राकृतिक रूप में होती है, तो वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालयों की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। चौथा है अनौपचारिक शिक्षा चारों ओर के वातावरण, परिवार, समाज व पड़ोस से प्राप्त होती है। ये छोटी सी बात है, आपको ध्यान रखनी है और ये बहुत कठिन नहीं है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है। तो औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा की कमियों को देखते हुए एक शिक्षा का नया आयाम विकसित किया गया, जो ना तो पूरी तरीके से औपचारिक है। जो औपचारिक शिक्षा में कौन कौन सी चीजें होती हैं, से बंधन युक्त होते हैं, व्यवस्थित होता है, कृत्रिम होता है, अव्यवहारिक होता है, और ना ही अनौपचारिक शिक्षा के तरह पूरी तरीके से मुक्त है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है। तो ये शिक्षा का जो नया आयाम है दोनों से मिलता जुलता है, दोनों की जो खूबियां हैं वो इसमें रखी गई हैं, ये समझ लीजिए। तो इसे निरौपचारिक यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या है कि निरौपचारिक शिक्षा में बंधनों के साथ साथ स्वतंत्रता भी होती है। उसमें शिक्षा के एक निश्चित कार्यक्रम रहता है, लेकिन वह स्थान, वातावरण, वर्ग, उम्र आदि के बंधनों से मुक्त रहता है। जरूरी नहीं है कि उसके लिए बिल्डिंग होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई उम्र होनी चाहिए, या आप ऐसे हों, या आप कभी भी शुरू कर सकते हैं इस शिक्षा को। ये शिक्षा जो ना तो औपचारिक शिक्षा की भांति विद्यालयी शिक्षा में बांधी जाती है और ना ही अनौपचारिक शिक्षा की भांति आकस्मिक रूप से संचालित होती है, निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। इस शिक्षा का उद्देश्य पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होते हैं, परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति कठोर नहीं होते। यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो औपचारिक शिक्षा में क्या होता है, शिक्षण विधियां पहले से डिसाइड होती है। तो यहाँ भी डिसाइडेड है कि कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग होना चाहिए, या पाठ्यचर्या मतलब सिलेबस भी डिसाइड है, एम भी डिसाइड है, उसके ऑब्जेक्टिव्स भी डिसाइडेड है, सब कुछ डिसाइडेड है। लेकिन रेगुलेशन जो है ना उतना हार्ड नहीं है जितना औपचारिक शिक्षा यानी कि फॉर्मल एजुकेशन में था। तो ये क्या है, ये फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है शिक्षा। किस तरीके से लचीली होती है अभी आप समझ जाएंगे। आगे चलते हैं। इसका उद्देश्य प्रायः सामान्य शिक्षा का प्रसार और सतत शिक्षा की व्यवस्था करना होता है, और इस पाठ्यचर्या को सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित की जाती है। समय व स्थान भी सीखने वालों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही निश्चित किया जाता है। यह शिक्षा व्यक्ति की शिक्षा को निरंतरता प्रदान करने के लिए कार्य करती है। निरौपचारिक शिक्षा के भी अनेक रूप होते हैं। अब आप एग्जाम्पल से समझ जाएंगे कि मैं कौन कौन सी शिक्षाओं की बात कर रहा हूँ। प्रौढ़ शिक्षा की बात हो रही है यहाँ पर, और इसके बाद बात होती है खुली शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस लर्न, ओपन एजुकेशन कहते हैं। दूरस्थ शिक्षा, जिसको हम डिस्टेंस लर्निंग, दूरस्थ भी कहते हैं, दूर शिक्षा भी कह सकते हैं। तो डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन कहते हैं। और जीवन पर्यंत शिक्षा या सतत शिक्षा। यहाँ पर कई बार प्रश्न आता है कि प्रौढ़ शिक्षा किस शिक्षा से संबंधित है, औपचारिक शिक्षा, निरौपचारिक शिक्षा या अनौपचारिक शिक्षा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो निरौपचारिक शिक्षा मतलब देखिए प्रौढ़ शिक्षा क्या है। अब ऐसा तो है नहीं कि एडल्ट एजुकेशन में आपको सिर्फ कह दिया जाए जो मन हो पढ़ो जाके, वहां कुछ चीजें तो आपको दी ही जाएंगी। जब प्रौढ़ शिक्षा शुरू हुई, किस किस तरीके से लोगों को परखा गया जिन्होंने आज तक कुछ पढ़ा नहीं था, तो कहा गया कि भाई कम से कम इनको अपना नाम लिखना तो आना चाहिए, कम से कम ये जो आसपास छोटी मोटी जो बड़े बड़े साहूकार हैं इनके अगर कोई लिखा पढ़ी होती तो वो तो ये दूर कर ले। तो फिलहाल मेरा जो अगला वीडियो हो, मैं प्रयास करूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा पे मेरा एक वीडियो हो जिसको आप अच्छे से समझ सकें, प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं। मैं जल्दी ही प्रौढ़ शिक्षा के बारे में वीडियो लाऊंगा। खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा भी निरौपचारिक शिक्षा होती है। डिस्टेंस लर्निंग, जैसे आप इग्नू में पढ़ते हैं, आपको कॉलेज नहीं जाना पड़ता लेकिन आप पढ़ सकते हैं। इवन आप इस समय मेरा वीडियो अगर देख रहे हैं
तो आप इस शिक्षा को और अच्छे से समझ सकते हैं। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वीडियो आपको इसी टाइम देखना है ना। मैंने कोई लाइव नहीं चला रखी है, मैंने वीडियो पोस्ट कर रखा है, आपका जब मन होगा तब आप पढ़ लीजिएगा।